शुरू हो जाती है अपभ्रंश के बाद। अगर हम सीक्वेंस से देखें तो ईरानी शैली शुरू होती है अपभ्रंश के बाद और किसके पहले? राजस्थानी के पहले। लेकिन ये भारतीय शैली नहीं है। अगर हमें कोई एक शैली बाहर करनी होगी तो हम कौन सी करेंगे भारतीय शैलियों में? जैसे प्रश्न बना, मान लीजिए निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारतीय नहीं है? ऑप्शन बना राजस्थानी, ईरानी, कंपनी। राजस्थानी, ईरानी और कंपनी, अगर ये ऑप्शन बना तो हमारा उसमें सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल ईरानी और गांधार भारतीय नहीं है, एकदम सही है। ईरानी और गांधार भारतीय नहीं है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर कंपनी भी लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज जानिएगा कि कंपनी शैली भारतीय ही है। बस उस शैली को विदेशियों का संरक्षण प्राप्त था, इतना ही जानिए। बाकी कंपनी शैली भारतीय शैली है। भारत में कंपनी शैली का जन्म होता है, लेकिन उस समय जो शासक रहे वह अंग्रेज शासक थे, इसीलिए उस शैली को अंग्रेजों का संरक्षण मात्र प्राप्त था। बाकी यह शैली भारतीय ही है। यहाँ पे अगर हम मुगल ऑप्शन में जोड़ दें तब क्या होगा? अगर यहाँ पर मुगल ऑप्शन में जोड़ दिया जाए तो क्या मुगल हो सकता है? तब भी आपका आंसर क्या होगा? ईरानी ही होगा। भले ही हम सीक्वेंस समय को देखते हुए ईरानी बीच में पढ़ लेते हैं, लेकिन भारतीय शैलियों का क्रम है। अगर प्रश्न कुछ इस तरीके से बनता है, भारतीय शैलियों का क्रम है, भारतीय शैलियों का क्रम है, ऑप्शन है पाल, जैन, राजस्थानी, मुगल। पाल, जैन, ईरानी, राजस्थानी, पाल, जैन, दक्षिणी, ईरानी। तो कौन सा क्रम होगा? तो क्रम में क्या सही करें? क्रम में क्या सही करें? यहाँ पर भारतीय शैलियों का क्रम होगा, भारतीय स्कूलों का क्रम होगा। अगर कुछ इस तरीके से प्रश्न बना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ए उत्तर करना चाहिए। पहले हम लोगों ने पाल पढ़ा, फिर जैन पढ़ा, फिर राजस्थानी पढ़ा, फिर मुगल पढ़ेंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस है। ईरानी को हम भारतीय शैलियों के सीक्वेंस में हटा देंगे, हमेशा याद रखिएगा।
आज की क्लास में हम आपको एक विदेशी शैली जो भारत में प्रवेश कर रही है वह कौन सी है, ईरानी है, उसी को पढ़ेंगे। ईरानी शैली क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी चर्चा करेंगे। ईरानी शैली, तो ईरानी शैली बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। अब जब इंपॉर्टेंट नहीं है तो शाहरुख, हुसैन बैगरा, शाह इस्माइल, इन सब लोगों का कोई मतलब नहीं है। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रखते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंस ही रखते हैं। उनके बिना शायद जीवन जीना ही संभव नहीं है। ऐसा लगता है कि जीवन नहीं जिया जा सकता है कुछ लोगों के बगैर, और कुछ लोगों का कोई मतलब नहीं है जीवन में, है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। तो ऐसे ही आपको अपने सिलेबस में भी ध्यान देना होगा। कौन सा टॉपिक हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक हमें बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ना है। लेकिन जब भी आप कुछ फंक्शन वगैरह करते हैं तो जो बहुत महत्वपूर्ण है उनको भी आप बुलाते हैं और जो थोड़े से महत्वपूर्ण हैं उनको भी बुलाते हैं। तो यहाँ पर भी जो कम महत्वपूर्ण लोग हैं वो आए तो भी अच्छा है और नहीं आए तो भी अच्छा है। कोई बहुत विशेष फर्क पड़ने वाला उनके आने और ना आने से नहीं होता है। ठीक वही चीज यहाँ पर भी है, बात को समझिएगा। वही चीज यहाँ पर भी है कि पढ़ना जानना सबको है, लेकिन किसको ज्यादा जानना है तो अपने वो घनिष्ठ मित्र हैं जिनको ज्यादा जानना है। बिल्कुल। चलिए अब ईरानी शैली की बात करेंगे। ईरानी शैली का जो जन्म हो रहा है वह कहाँ हो रहा है, ईरान में। तो जन्म कहाँ हो रहा है, ईरान में हो रहा है। जन्म ईरान में हुआ और ईरान के दो स्थान कौन कौन से, एक है समरकंद और दूसरा है हेरात। ईरान के दो स्थान, एक समरकंद है और दूसरा क्या है, हेरात है। और इसका जो ईरान हम लोग कह रहे हैं इसको फारस, इसका जो प्राचीन नाम है वह क्या है, फारस है। प्राचीन नाम क्या है, फारस है। तो ईरानी शैली या फारसी शैली इसका नाम है। इस शैली को सफवी वंश ने, यहाँ पर वंश कौन सा था या शासक कौन से थे, सफवी शासक थे। सफवी, यहाँ पर सफवी वंश या सफवी शासक थे। उन्होंने इस शैली को संरक्षण प्रदान किया था। और ये सफवी जो शासक थे या वंश थे ये कैसे थे, ईरान के थे। तो ईरानी राजाओं का, ईरानी शासकों का इस शैली को संरक्षण प्राप्त था। ईरानी शासकों का, ईरानी राजाओं का इस शैली को संरक्षण प्राप्त था। अब जितने नाम से ये शैली जानी जा रही है, जैसे समरकंद इसका स्थान है, हेरात इसका स्थान है, ईरान है और फारस है, सारी चीजें सेम है, सारी चीजें सेम है। जैसे आज राजेश जी ने हमें एक प्रश्न भेजा था और प्रश्न था कि भारत में पहला समाचार पत्र था, उसमें दो ऑप्शन इन्होंने लिखा था, एक था हिक्की गजट
और दूसरा था बंगाल गजट। हिक्की गजट या दूसरा था बंगाल गजट। तो हिक्की गजट तो उसका नाम जेम्स ऑगस्ट हिक्की के नाम पर दिया गया, लेकिन जो उसका शुद्ध और सही आंसर होना चाहिए वह बंगाल गजट होना चाहिए, जो उसकी पहचान है। हिक्की, जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने उसको पहली बार उस पर कार्य किया था, इसलिए दोनों नाम सही है, लेकिन अगर कोई एक हमें देना होगा तो हम वहां पर कौन सा नाम देंगे? बंगाल गजट देंगे। अगस्त हिक्की के द्वारा वह शुरू किया गया था, तो हिक्की गजट नहीं देंगे। ठीक, तो ऐसे ही इस शैली को या इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? ईरानी शैली, और ईरान का ही प्राचीन नाम क्या था? फारस, तो फारसी शैली। और इसके दो प्रमुख स्थान थे, एक था समरकंद, तो इसी को समरकंदी शैली, और एक स्थान था हिरात, तो इसी को हिरात शैली के नाम से जाना जाता है। अब नाम सारे दे दिए जाएं और कहा जाए कि कोई एक उत्तर दो। अगर नाम सभी दे दिए जाएं और कहा जाए कि कोई एक उत्तर दो, तो कौन सा उत्तर आप उचित अर्थों में देंगे? ईरानी देंगे, एकदम सही है। ईरानी शैली इसका सबसे उचित नाम होगा। ईरानी शैली इसका सबसे उचित नाम होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब सफवी राजवंशों ने इनको संरक्षण प्रदान किया था, तो सफवी शैली भी इसे कहते हैं। इसे पर्शियन शैली भी कहते हैं। पर्शियन, फारसी के नाम से इसे पर्शियन शैली भी कहा जाता है। फारसी के नाम से इसे क्या कहा जाता है? पर्शियन शैली भी कहा जा सकता है। तो इसका नाम, इतने नाम हैं, लेकिन इसका जो उचित नाम होगा, जो आयोग मानेगा, वह क्या मानेगा? ईरानी शैली मानेगा। वह क्या मानेगा? ईरानी शैली मानेगा। और यह एक विदेशी शैली है, भारतीय नहीं है। इसका जन्म भारत में नहीं हुआ है, यह ईरान की है, लेकिन भारत में भी आई है। तो इसका जन्म तो ईरान में हुआ, लेकिन यह भारत में भी आई थी। ठीक, भारत में लाने का श्रेय किसको है? तो शासक में अगर हम बात करें तो बाबर को है, और अगर हम चित्रकारों की बात करें तो चित्रकार बेहजाद को है। भारत में ईरानी शैली का जन्मदाता बेहजाद माना जाता है, और लाने का जो श्रेय है बेहजाद को, वह बाबर का है, बाबर ले आता है। अब यहाँ से ज्यादा इम्पोर्टेंसी, ईरान से ज्यादा इम्पोर्टेंसी अगर कोई देखा जाए तो भारत में बाबर का समय होगा और बेहजाद का होगा। अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो इतने नाम हो गए, और इसका जो समय है शैली का, वह 15वीं शताब्दी है। अगर समय को देखें तो इसका समय क्या है? 15वीं शताब्दी है। 15वीं शताब्दी इसका समय है। और इसके जन्मदाता कौन है? जन्मदाता, इसके जन्मदाता हैं बेहजाद, जिनका पूरा नाम कमालुद्दीन बेहजाद है। कमालुद्दीन बेहजाद, कमालुद्दीन बेहजाद पूरा नाम है। अब यहाँ के पहले शासक कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से जान भर लें। बाकी ईरानी शैली से महत्वपूर्ण जो विषय, जो प्रश्न है, वह यही बनता है चित्रकारी से। ये तो हम आप क्या पढ़ रहे हैं? ईरान के राजाओं को पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। तो ईरान के जो शासक हैं कौन कौन है? अगर ईरान की बात करें, ईरानी शैली की बात करें,
तो यहाँ के जो पहले शासक थे उनका क्या नाम था? तैमूर लंग। दूसरे शासक थे उनका नाम था शाहरुख। तीसरे शासक थे उनका नाम था हुसैन बैगरा। चौथे शासक थे उनका नाम था शाह इस्माइल। तो ये तो सब जानने के लिए है बस, बाकी पढ़ने के लिए नहीं है कि घुस घुस के तैमूर लंग का जन्म मृत्यु लर्न करने लगे, घुस घुस के शाह इस्माइल का जन्म मृत्यु लर्न करने लगे, ऐसा कुछ भी पढ़ना नहीं है। तो सबसे जो पहला शासक था वह था तैमूर लंग। तैमूर लंग को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसने अपनी जो राजधानी थी वह समरकंद को बनाई थी, और समरकंद हेरात से भी अच्छा स्थान कला के दृष्टिकोण से, ईरानी कला के दृष्टिकोण से माना जाता है। तो तैमूर लंग ने अपनी प्रथम राजधानी समरकंद को बनाई थी। बहुत ज्यादा इसको नहीं पढ़ना है। दूसरे शासक कौन थे? दूसरे शासक शाहरुख। शाहरुख ने अपनी राजधानी हेरात को बनाई थी। शाहरुख ने अपनी राजधानी किसको बनाई? हेरात को बनाई थी। और जो तीसरे शासक थे वो कौन थे यहाँ के? हुसैन बेगरा। इन्हीं के दरबार में बिहजाद नामक चित्रकार रहता था। हुसैन बेगरा, लेकिन इसका भी कोई मतलब नहीं है। बिहजाद रहता था, लेकिन हुसैन बेगरा को भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब जो इसके बाद का शासक है वह कौन था? है शाह इस्माइल है। यहीं से बाबर के दरबार में ये बिहजाद आता है। इसके बाद का शासक हुसैन बेगरा के बाद का शासक कौन है? शाह इस्माइल। और शाह इस्माइल के ही दरबार से के दरबार से बेहजाद बाबर के साथ भारत आता है। किसके दरबार से? शाह इस्माइल के दरबार से। अब हम सीधा सीधा ईरानी शैली में क्या चित्रित हुआ है, तो ईरानी शैली में चित्रण विषय पढ़ेंगे।
ईरानी शैली में चित्रण विषय क्या क्या रहे हैं? बेहजाद को ईरानी शैली का जन्मदाता माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है भी। भारत में भी है और ईरान में भी है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी है, और अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान में भी बेहजाद ही ईरानी शैली का जन्मदाता या पहला चित्रकार माना जाता है। ठीक, चित्रण विषय की बात करें कि क्या क्या चित्रण विषय को लेकर चित्रकारी हुई थी, तो जो सबसे पहला पॉइंट बनता है वो यही है कि ईरानी शैली में चित्रण विषय बहुत सीमित था, बहुत सीमित चित्रण विषय था। तो सीमित चित्रण, अब ये सीमित कोई सब्जेक्ट नहीं है, सीमित का अर्थ है ये यहाँ पे चित्रण विषय बहुत सीमित विषय था। सीमित मतलब बहुत कम था। और क्या था? सिर्फ आलेखन, फूल पत्ती ये सब बनाए जाते थे। क्या था? सिर्फ आलेखन था। और आलेखन में भी क्या बनता था? फूल पत्ती, और बहुत बना दिया तो पशु पक्षी ये बना दिया। क्यों? क्योंकि ईरानी शैली में जीवधारियों का और मानव आकृतियों का चित्रण निषेध था। ईरानी शैली में जीवधारियों का और मानवाकृतियों का चित्रण विषय निषेध था, बनाया नहीं जाता था। परंतु कुछ समय बाद जब कला, ईरानी कला विकसित हो गई, अपने विकसित रूप में आ गई, तो उसमें मानवाकृतियां बनना शुरू हो गया। बहुत विकसित होने पर, शुरू में नहीं था, बाद में मानवाकृतियां भी बनाई जाने लगी। लेकिन मानवाकृतियों की तुलना वृक्षों से की गई। मानवाकृतियों की जो तुलना है वह कैसे की गई? वृक्षों से की गई है। ऐसे चित्र यहाँ पर बनाए जाने लगे। अब ईरानी शैली के चित्रों की विशेषता को देखेंगे। ईरानी शैली में चित्र की विशेषता क्या है? ईरानी शैली में चित्रों की विशेषता क्या है? रेखा प्रधान शैली है। यह शैली रेखा प्रधान है। यह शैली कैसी है? रेखा प्रधान है। यहाँ की रेखाएं कैसी हैं? कोड़ी रेखाएं हैं। कैसी रेखा है? कोड़ी रेखाएं हैं, सरल रेखाएं नहीं है, कोड़ी रेखाएं हैं। रेखा प्रधान शैली तो है, लेकिन रेखाएं कैसी हैं? कोड़ी रेखाएं हैं। और ईरानी शैली की रेखाओं पर भारतीय कला अजंता की छाप है, लेकिन कोड़ी रेखाएं हैं। क्यों रेखाएं कोड़ी हैं? यहाँ पर आलेखन का ज्यादा कार्य हुआ है। यहाँ पर आलेखन का ज्यादा कार्य हुआ है, इस वजह से रेखाओं
रेखाओं को कोड़ी बनाया गया, लेकिन अजंता की कहीं ना कहीं छाप है। और रेखाएं बहुत बारीक हैं, महीन रेखाएं हैं, मोटी रेखाएं नहीं है, महीन रेखाएं। और भारतीय कला की जो विशेषता है वह महीन रेखा नहीं है, मोटी रेखा है। सूक्ष्म नक्काशी भी की गई है। यहाँ के चित्रों में जैसे सूक्ष्म नक्काशी के चित्र भी बने हैं। बहुत बारीक नक्काशियों से भी वास्तुकला, चित्रकला दोनों बनाई गई है। यहाँ पर सपाट रंग लगाए गए। अगर रंग की बात करें तो कैसे रंग है? सपाट रंग है। सपाट रंग का क्या मतलब होता है? सपाट रंग का अर्थ है कि रंग में या चित्र में परिप्रेक्ष्य का अभाव हो, परिप्रेक्ष्य का अभाव है। रंगों में परिप्रेक्ष्य का अभाव दिखाया गया है। और ये रंग कैसे हैं? चटकीले और चमकीले, अर्थात अमिश्रित रंग हैं। चटकीले हैं, चमकीले हैं, वह अमिश्रित हैं। चटकीले रंग हैं, चमकीले रंग हैं और कैसे हैं? अमिश्रित। अमिश्रित रंग का मतलब होता है प्राथमिक रंग, मतलब इसमें किसी अन्य रंग का मिश्रण नहीं है, यह मूलतः मूल रंग है। जैसे लाल, पीला और नीला, ये तीन रंग ऐसे हैं जो स्वतः प्राप्त होते हैं, किसी को मिलाने से कोई रंग इससे नहीं बनता। मतलब लाल को यदि प्राप्त करना है तो कोई दो रंग मिलके लाल हम नहीं बना सकते, यह एक ही रंग है लाल, और यह कई रंगों को, कई रंगों के मेल से कई रंग को बना सकता है। ठीक, सपाट रंग लगाए गए, परिप्रेक्ष्य रंगों का, परिप्रेक्ष्य का अभाव रहा है। रंग चटकीले और चमकीले थे। और कौन कौन से ज्यादा रंगों का प्रयोग था? तो लाल, पीला और नीला। लाल, पीला व नीला, ये तीन रंग ऐसे हैं जो प्रकृति में स्वतः पाए जाते हैं, किसी के मिश्रण से नहीं प्राप्त होते हैं। पृष्ठभूमि यहाँ पर हल्के रंग की है, गहरी पृष्ठभूमि नहीं है। पृष्ठभूमि कैसी है? बहुत हल्की पृष्ठभूमि है, हल्की पृष्ठभूमि, हल्के रंग से, बहुत ही हल्के रंग की पृष्ठभूमि का प्रयोग किया गया है। बहुत ही हल्के रंग की पृष्ठभूमि का प्रयोग किया गया है। चित्रों में उद्यान का चित्रण यानी बाग का चित्रण बहुत सुंदर हुआ है। बागों का ही चित्रण ये लोग करते ही थे। चित्रों में उद्यान यानी बाग, चित्रों में उद्यान यानी बाग का अच्छा चित्रण हुआ है। यहाँ पर मानव आकृतियां बहुत ही कोमल और छुई हुई की तरह बनाई गई हैं। मानव आकृतियां बहुत ही बारीक
तरह बनाई गई हैं। पुरुष को वृक्ष के समान और महिला को लता के समान बनाया गया है। महिला को लता के समान और पुरुष को वृक्ष के समान बनाया गया है। सरू वृक्ष की तुलना इससे की गई है। हाशिया चारों तरफ बनाए जाते थे और ये हाशिए सुनहरे रंग के हुआ करते थे। हाशिया कैसा था? सुनहरे रंग के हाशिए का प्रयोग है। और ये हाशिया चारों तरफ होता था। चारों ओर हाशिया, जैसे ये अंतराल है और अंतराल में चित्र बना है और हाशिया कैसा रहेगा? ऐसा। चारों तरफ से हाशिए बनाए जाते थे। चारों तरफ से हाशिए बनाए जाते थे। चित्र के संयोजन में कोई भीड़ भाड़ नहीं है। संयोजन में, चित्र के संयोजन में भीड़ भाड़ नहीं है। भीड़ भाड़ हो भी कैसे जब कोई प्राणी ही नहीं है, कोई मनुष्य ही नहीं है। जैसे अभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनका व्यवहारिक रूप में वो अच्छे नहीं माने जाते, तो उनके यहाँ कोई आना जाना पसंद करता है? कोई नहीं करता। तो व्यवहारिक रूप से ईरानी शैली है ही नहीं। जब मानवाकृतियाँ वहाँ पर हैं ही नहीं, तो विषय का अभाव ही है, तो किसका भीड़ करेंगे? किसका भीड़ करेंगे? किसी का भीड़ नहीं कर पाएंगे ना। बहुत से लोगों के आप देखते हैं कि यदि कोई ना भी बुलाए तो भी हजारों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह उसका व्यवहारिक, उसका जो अपना स्वभाव है वो बहुत सरल स्वभाव का है, इसलिए। बाकी यहाँ पर इसीलिए संयोजन में भीड़ भाड़ नहीं है। जब चित्रण विषय ही नहीं रहा तो भीड़ भाड़ कैसे संभव है? ये और यहाँ के चित्रों में जो चश्म बनाए गए, चेहरे बनाए गए, वह 2.25 चश्म के बनाए गए। अच्छा प्रश्न बनता है। देखिए, हम बता रहे हैं कि यहाँ से प्रश्न क्या क्या पूछा जा सकता है। 2.25 चश्म चेहरों का प्रयोग है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये बन सकता है कि ईरानी शैली में कितने चश्म चेहरे बनाए गए? तो 2.25 चश्मा। अच्छा प्रश्न बनता है। ईरानी शैली की विशेषता क्या है? रेखा या आकृति। तो आकृति कैसे हो सकती है? जब मानवाकृतियां हैं ही नहीं तो आकृति का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो रेखाएं इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईरानी शैली का जन्मदाता कौन है? बेहजाद है। और ईरानी शैली का समय क्या है? और ये समरकंद, हिरात कहाँ से हैं? ईरान से। इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाने की कोई संभावना ही नहीं बनती है। जब चित्रण विषय ही नहीं है, चित्र बने ही नहीं, कोई कार्य ही नहीं हुआ, तो किस बात की इम्पोर्टेंस ही रखेगा। तो ये है आपका ईरानी शैली। इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाना नहीं है, 4-6 लाइनों में ही आपका समाप्त हो जाएगा। आज की क्लास में आपको हम ईरानी शैली ही पढ़ाएंगे और एक आपका टेस्ट तैयार कर रहे हैं। और आज इस क्लास में हम स्वयं बैठकर टेस्ट लेने वाले हैं। तो 1 घंटे के बाद आपका टेस्ट चेक करने के बाद अपलोड हो जाएगा और आप सभी लोग टेस्ट दें। और मैं वो टेस्ट 8 बजे के करीब खोलूँगी ताकि आप लोग दे सकें। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार। और नई क्लास जो चलने वाली है उसको ज्वाइन कर लो, नहीं तो फिर पछताए का होत है जब चिड़िया चुन गई खेत। और ये लास्ट मोमेंट पर है, लास्ट टाइम पर है और ये आपका बहुत क्रीम टाइम है। इस बात को समझो और क्लास ज्वाइन करके अपना जो है एक ठो नौकरी हासिल कर लो, नहीं तो बाद में क्या परिवर्तन होंगे, क्या नहीं होंगे, क्या अहर्ताएँ होंगी। 5 साल बाद फिर वैकेंसी आएगी, फिर उसमें भी क्या क्या कब कब परीक्षा होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। जो सामने है उसको बचाने का प्रयास करिए, जो पीछे है वह पता नहीं हमें मिलेगा या नहीं। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार।